जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है जीनियस इंडिया साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं ईथर टॉपिक, जो अभी तक आपको फिनॉल हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम ईथर लेसन के बारे में जानेंगे। ईथर क्या कहलाता है क्या, बेसिक फॉर्मूला इनका क्या है। तो आपने देखा होगा, कोई भी एक ऑक्सीजन परमाणु होता है और ऑक्सीजन परमाणु की आप बेसिक रूप से जानते हैं कि दो संयोजकताएं होती हैं। यानी ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 2। और ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ यदि एल्किल समूह लग जाए यानी R, और इस तरफ R लग जाए यानी R और R', तो इसी ही बोला जाता है ईथर। यानी कहने का तात्पर्य है ईथर का ये क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है ईथर का। तो यदि हम परिभाषित रूप में करें तो कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान या भिन्न एल्किल समूह लगे हों तो वो ईथर कहलाता है। यानी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान या भिन्न एल्किल समूह लगे हों तो वो क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में हम आपको एग्जाम्पल यदि बताएं तो एल्किल समूह के बारे में आप जानते हैं कि यदि एल्केन जो होता है हमारा, इस एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो ही हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल समूह प्राप्त होता है। ठीक, यानी एल्केन से, जैसे कि उदाहरण में हम समझा दें CH4, एल्केन परिवार का प्रथम सदस्य माना जाता है मैथेन। इस मैथेन से यदि हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो शेष क्या बचा आपके पास? CH3, यानी मैथेन से मैथिल। कंप्लीट बात हो गई। यानी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर जो ये निर्मित होता है वही एल्किल कहलाता है। इसलिए यहाँ पर परिभाषा बनती है ईथर की कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान या भिन्न एल्किल समूह यदि हो तो वो आपका ईथर कहलाता है। ठीक है, उदाहरण की बात की थी मैंने कि R की जगह पर यदि इस तरफ हमने CH3 ऑक्सीजन एल्किल ग्रुप रखा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, तो भी ईथर कहलाया। यहाँ पर CH3 फिर ऑक्सीजन परमाणु यहाँ लिखा C2H5, इसको बोलते हैं डाई मैथिल ईथर, इसको बोलते हैं एथिल मैथिल ईथर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ईथर क्या कहलाता है। एक बात और ध्यान दें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान देना, ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जो ईथर होता है, ईथर एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH और C2H5OH कि एक कंपाउंड ये है एथिल एल्कोहल का, एक कंपाउंड एथिल एल्कोहल का ये है। यानी ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो एल्कोहल लेसन में हमने आपको कंप्लीट किया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की 2 अणु लीजिए आप, और दोनों अणुओं में से यदि एक जल का अणु आप निकाल देंगे तो उससे ईथर प्राप्त होता है। और इसलिए इसको ही ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। यानी OH और इससे यहां से H, तो क्या होगा? जल का एक अणु निकल गया तो क्या बचा? C2H5O C2H5। क्या बना हमारा? C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 कंप्लीट। यानी ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 2 अणुओं से जल का एक अणु निकल जाने से प्राप्त जो ईथर होता है वो एनहाइड्राइड ईथर कहलाता है। अर्थात इसमें से जल का अणु निकल जाता है, इसलिए इसको ईथर का एनहाइड्राइड कहा जाता है, यानी एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। कंप्लीट बात हो गई। अब देखें ईथर बनाने की विधियां नहीं, पहले सबसे पहले तो ईथर का वर्गीकरण जाने कि ईथर कितने प्रकार का होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ध्यान दें, क्लासिफिकेशन
ऑफ ईथर। ईथर का वर्गीकरण यानी ईथर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप बेसिक रूप से जानते हैं सभी लोग, एक होता है सममित या सरल ईथर, इसी को बोला क्या जाता है सिमेट्रिक और सिंपल। ठीक। सेकेंड होता है असममित या मिश्रित ईथर, अनसिमेट्रिक और मिक्स्ड ईथर। यानी ईथर को दो भागों में, एक तो सममित ईथर या सरल ईथर, दूसरा होता है असममित ईथर या मिश्रित ईथर बोला जाता है, यानी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। तो ध्यान दें इस बात पर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात हो रही थी, तो मैंने आपको कंप्लीट करा दी कि ईथर दो प्रकार का होता है, एक सममित ईथर होता है, एक असममित। तो सममित ईथर क्या कहलाता है, इसको बारे में जाने सबसे पहले। सममित ईथर का तात्पर्य होता है कि ऐसा ईथर जिसका जो ऑक्सीजन परमाणु है वो उस ऑक्सीजन परमाणु की यहाँ की संयोजकता और इस तरफ की संयोजकता, दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से लगी हों तो वो सममित है। यानी यहाँ BCH3 और यहाँ BCH3, तो ये सममित ईथर। इसी प्रकार एक और C2H5 यहाँ हो और C2H5 यहाँ, तो भी सममित है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं यदि समान एल्किल समूह से हों तो वो सममित ईथर, और यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं असमान एल्किल समूह से हों तो वो असममित ईथर कहलाता है। इसलिए इसको सिमेट्रिक और अब असममित ईथर। तो असममित ईथर के बारे में कैसे जानेंगे? असममित ईथर वो ईथर कहलाता है जिसकी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न एल्किल समूह से लगी हों। यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C3H7 तो यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C3H7 तो यहाँ पर CH3। तो ये क्या कहलाता है? इसकी असममित। देखो ऑक्सीजन परमाणु की यहाँ पर एथिल ग्रुप, यहाँ मैथिल, यहाँ पर मैथिल तो यहाँ प्रोपेल, यहाँ प्रोपेल तो यहाँ एथिल समूह लगा है। तो सममित ईथर और असममित ईथर यही कहलाता है। कंप्लीट बात हो गई, आराम से समझ लेंगे। अब ये सम्मित ईथर तो असममित ईथर के बारे में। अब सम्मित असममित की बात होने के बाद अब थोड़ी ध्यान देंगे नामकरण के बारे में, नोमेनकल्चर के बारे में। नोमेनकल्चर क्या है? यानी नामकरण। ठीक, नामकरण क्या है ईथर का? तो आप जानते हैं ईथर का नामकरण करने की जो पद्धति होती है वो होती है IUPAC पद्धति। ठीक, IUPAC पद्धति अधिकांश सभी जानते हैं, बेसिक रूप से हाई स्कूल से पढ़ के आते हैं। ये तो 12th का लेसन ईथर है, तो आपको अधिकांश को पता है, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। तो IUPAC में क्या होता है, इन नामकरण में यानी ईथर के नामकरण की IUPAC पद्धति में ईथर बनाने का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? यहां लिख देता हूं हिंदी में, एल्कोक्सी एल्केन फॉर्मूला होता है। ये एल्कोक्सी एल्केन ये फॉर्मूला है नामकरण बनाने का। इसमें सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ध्यान देंगे। आप IUPAC जानते हैं कि जहां पर कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वहां से काउंटिंग प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो आपको एक 2-3 उदाहरण देखें आप। CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH3 इसका IUPAC थोड़ा। सेकेंड CH3O C2H5 आप भी बनाए। थर्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको इस तरह, हाँ ठीक, CH2 और CH2 CH3। ठीक, तो 3 IUPAC बनाने को कहा है। तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन की संख्या ओनली एक है, तो किसी भी तरफ ये कार्बन की काउंटिंग कर लेंगे हम तो वो एन के रूप में आ जाएगा, यानी एल्केन के रूप में, बाकी एल्कोक्सी रूप में।
तो समझ लीजिए हमने इस कार्बन की काउंटिंग की, तो एक कार्बन होगा तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है आपके पास तो एन मैथिल। अब इस वाले कार्बन की हमने काउंटिंग नहीं की तो इस कार्बन का बोला जाता है मैथ, और इसको ऑक्सीजन के संग ऐड करा देंगे तो ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा मैथ धन ऑक्सी यानी मेथॉक्सी। क्या हो गया इसका मेथॉक्सी मेथेन कंप्लीट। अब यहां देखिए 2 कार्बन यहाँ है तो 2 कार्बन की काउंटिंग हुई आपकी एथेन, ठीक। अब एक कार्बन है यहाँ तो मैथ, और इस कार्बन को इस ऑक्सीजन संग जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी कंप्लीट। अब यहाँ देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन है 1 2 3 या 1 2 3, मतलब काउंटिंग तो यहीं से करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप पहले नंबर पर, तो 1 2 3 कार्बन का मतलब प्रो और सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन एक है तो मैथ ऑक्सीजन परमाणु मेथॉक्सी, क्या होगा ये मेथॉक्सी प्रोपेन। ये कंप्लीट बात हो गई। इसी प्रकार एक आईपीएसी और आप देख सकते हैं CH3O, यहां पर वो न लगा के CH3CH और इसके ऊपर O C2H5 और CH3 और ही बढ़ा दें इसको CH2CH3, ठीक। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन परमाणु पर O C2H5 CH2CH3, इसका आईपीसी आप बनाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके बनेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी जहां ज्यादा होगी वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो कार्बन हम यदि यहाँ से गिनना तो 1 2 तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन परमाणु वाला फंक्शन ग्रुप हमें तीसरे नंबर पर मिल रहा है। यहाँ से यदि यहाँ से गिने 1 2 तो दूसरे नंबर पे, ठीक। तो काउंटिंग हम ऐसे गिने 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को बोलते कहते हैं ब्यूट, तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है वो से एन तो ब्यूटेन, और दूसरे नंबर पर C2 है यानी एथ, और ऑक्सीजन परमाणु लगा तो एथॉक्सी, लेकिन कितने नंबर है 2 नंबर है 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। इसी प्रकार मेथॉक्सी मैथेन, मेथॉक्सी एथेन और मेथॉक्सी प्रोपेन, ये आपके कंप्लीट आईपीएसी क्वेश्चन रिहर्सल करना, कॉपी में देखना, और आईपीएसी ना बने तो हमें बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझे। ये नोमेनकल्चर हुआ। नोमेनकल्चर के बाद ईथर की आप देखेंगे समावयवता। ईथर में क्या देखेंगे समावयवता। ईथर में जो समावयवता पाई जाती है आप देख सकते हैं, समावयवता को इंग्लिश बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता। आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा समावयवता क्या है, वो आपने पढ़ी भी होगी, मिलेगा क्या, आप तो वैसे ही 11th पास करके आए हैं तो समावयवता तो बेसिक रूप से आपको मिलेगी, मिल चुकी है और पढ़ चुके हैं आप। तो समावयवता का तात्पर्य है आइसोमेरिज्म यानी सम अवयव, यानी जिनके अवयव समान हो वो समावयवी कहलाते हैं, यानी जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न हो वही समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो समावयवता समझ में आई मेरी बात को। तो समावयवता इसमें देखेंगे 2 समावयवता बता देता हूं जिससे आपको नॉलेज हो जाए थोड़ी, फिर इसके बाद इधर आगे चलते हैं। तो समावयवता में एक समावयवता आपकी बता देता हूं क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। और सेकंड समावयवता और देख लेंगे, 2 समावयवता है स्थान समावयवता, एक मध्यवता भी पाई जाती है इसमें समावयवता, स्थान समावयवता, ठीक है। पोजीशन बोलते हैं, लिखिए देता हूं यहां पर पोजीशन, ठीक। आइसोमेरिज्म। तो क्रियात्मक समावयवता को एक उदाहरण लेकर देखता हूं मैं। हम क्रियात्मक समावयवता बताते हैं आपको C2H6O में, इस ये अणुसूत्र 1 है, इसके समावयवी 2 बन जाएंगे, यानी क्रियात्मक समावयवता वो कहलाती है जहां पर फंक्शन ग्रुप में चेंजिंग हो, समझ रहे, यानी क्रियात्मक समूह बदल जाए वो फंक्शन समावयवता यानी फंक्शनल समावयवता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी जैसे कि C2 कार्बन 2 लिखा हमने, H6 का इसका हाइड्रोजन यहाँ लिया हमने, C2H5OH क्या बना अपना एथिल एल्कोहल, एल्कोहल कंप्लीट। C2H6O में C2H5 एक एथिल एल्कोहल समावयवता बनी। सेकंड समावयवता देखें, एक बन सकती है आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड हो CH3, ईथर बन चुकी। यहाँ पर
OH किसका था, एल्कोहल फॉर्म में है, यहाँ पर वही फंक्शन ग्रुप ईथर फॉर्म में हो गया। तो क्रिया समूहता में आप क्या देते हैं, यानी क्रियात्मक समूहता यानी क्रियात्मक समूह में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको नाम से क्या है इसका, डाई मैथिल ईथर। कंप्लीट बात हो गई। यानी क्रियात्मक समावता में ओनली फंक्शन ग्रुप चेंज होते हैं, ठीक। यानी एक अणुसूत्र से दो समावयवी बन गए हैं। आप और भी बनाने का प्रयास करें, यदि इसके बाद इस तरह बनते हो तो मुझे बताना क्यों, क्योंकि C2H6O में केवल दो ही समावयवी अणु निकलते हैं। कंप्लीट। स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, तो पोजीशन बदल जाएगी यानी स्थिति बदल, जैसे कि इसके लिए हम लेते हैं C4H10O, इसमें बदला के देखें, इसके दो समावयवी देखें, देखिए एक CH3, एक कार्बन यूज हुआ, 3 हाइड्रोजन, O CH2 और CH3। आपको सर आपको तो याद है, याद नहीं है, इसके अणु के आधार पर हम बनाना प्रारंभ करते हैं, जैसा कि आप 11th में आराम बहुत तरीके से सीख चुके हैं चीजों को। तो देखो क्या हुआ, मैथ एट प्रूफ और दूसरे काम पर मेथॉक्सी यानी 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। और देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, CH3 यथास्थान पर रखते हैं, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन परमाणु यहाँ की तरह सिंगल बॉन्ड, इसकी सिर्फ स्थिति बदलती है, फंक्शन ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ की तरह है, देखो CH2 की जगह पर इसका हाइड्रोजन इसको दे दिया हमने, तो क्या है CH, यहाँ होगा CH3 और जे CH3 निकाल के यहाँ लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा CH3। समझ में गई। लेकिन जो 2-मेथॉक्सी है, क्योंकि यहीं से कार्बन है, यहीं से कार्बन हम कितना काम करते हैं 1 2 3, इसलिए इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2-मेथॉक्सी और प्रोपेन, क्योंकि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। कंप्लीट बात हो गई। 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, देखिए यहां पर 1 पे मेथॉक्सी है, यहां पर 2 पे मेथॉक्सी है। कंप्लीट बात। अब देखते हैं समावयवता कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में ईथर के टॉपिक में जो टॉपिक है वो है डाई एथिल ईथर। क्या टॉपिक है, डाई एथिल ईथर, जिसका सूत्र क्या होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। क्या है इसका फॉर्मूला। कंप्लीट। आईपीएसी नाम आप जान सकते हैं, इसका क्या बनता है, क्या बनता है, चाहे यहाँ की कार्बन के लीजिए चाहे यहाँ की कार्बन के लीजिए, 2 कार्बन सो एथ और सिंगल बॉन्ड सो ये, एथेन तो बनना ही आपका है इथेन। अब 2 कार्बन सो एथ और ऑक्सीजन परमाणु से एथॉक्सी, तो क्या बन गया एथॉक्सी एथेन। चलो मैं वैसा लिख रहा हूँ, जरा समझ में आएगा। क्या लिख दिया हमने, एथॉक्सी एथेन। कंप्लीट। एथॉक्सी एथेन, क्योंकि आईपीसी जो होते हैं वो इंग्लिश फॉर्म में यदि लिखा हो तो ज्यादा समझ में आता है। कंप्लीट बाय एथॉक्सी एथेन। अब इनकी बनाने की विधियां देखें तो सबसे पहले तो लेबोरेटरी मेथड है इनका। क्या है लेबोरेटरी मेथड का मतलब होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज करता हूं जिससे आप दोनों तरीके से सही से समझ सकें इस चीज को। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है आपको पता होगा। आपको क्यों पता होगा जी, मुझे ही पता होगा। प्रयोगशाला विधि में यानी लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि कहा जाता है कि ईथर जो होता है प्रयोगशाला विधि में डाईएथिल ईथर होता है जो वो सतत ईथरीकरण द्वारा बनता है। किस द्वारा बनता है, सतत ईथरीकरण द्वारा बनता है। इसी को बोला जाता है एक शब्द और अविरत ईथरीकरण। प्रयोगशाला विधि में जो ईथर होता है वो सतत ईथरीकरण द्वारा या जिसे बोला जाता है अविरत ईथरीकरण। क्यों बोला जाता है उसका भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, प्रयोगशाला में ईथर सतत ईथरीकरण बनाया जाता है, हमने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है जो एथिल अल्कोहल होता है यानी C2H5OH, इस एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ होती है। 2 चरणों में आपको समझाऊंगा जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा, समझ में ज्यादा आ जाएगा।
C2H5OH प्लस H2SO4 की क्रिया हम कराते हैं जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ध्यान देना इसका हाइड्रोक्सिल समूह इसका एक H लेकर चला जाएगा, क्या बनाएगा H2O, OH इसका एक H, तो H2 ना बचेगा C2H5HSO4, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बना आपका एथाइल हाइड्रोजन और सल्फेट, कंप्लीट बात। और ये क्या है एथाइल अल्कोहल, ठीक, एथाइल अल्कोहल और बना क्या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, कंप्लीट बात हो गई। सेकंड पोजीशन में क्या होता है कि यही C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को बोल सकते हैं एथिल बाइसल्फेट की क्रिया हम पुनः एथिल अल्कोहल से एक बार और कराते हैं, यानी एथिल अल्कोहल के दो अणु को लेकर। तो आपको इसके पहले बताया था कि ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहा जाता है, तो आपको पता समझ में आ गई होगा कि किसी भी दो मोनोहाइड्रेट अल्कोहलों का से यदि जल का एक अणु निकाल दें, रिमूव कर दें, तो उससे जो ईथर बनता है वही क्या कहलाता है आपका, वो ईथर को ही हम लेते हैं अल्कोहल का एनहाइड्राइड। तो आपका ध्यान देंगे क्या बनेगा, जी आपका जो HSO4 है यहां से हाल ले जाएगा तो क्या बनाएगा H2SO4 बनाया, क्या बचा C2H5 और O C2H5, तो ध्यान दें C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कंप्लीट बात। आप इसमें देखते हैं आपने जो अभिक्रिया होती है, ध्यान दें 140 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आपको पहले एक शब्द कहा मैंने कि प्रयोगशाला विधि में ईथर को अविरत इथलीकरण या सतत इथलीकरण विधि द्वारा बनाता है। क्यों बनाया था उसका रीजन आप यहाँ समझें, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रथम विधि में प्राप्त H2O और दूसरी विधि में प्राप्त हुआ H2SO4 और अभी H2SO4 पहली विधि में उपयोग किया गया था, तो दूसरी विधि में प्राप्त H2SO4 पुनः C2H5OH से क्रिया कर लेता है और यह अभिक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है और डाई एथिल ईथर बनता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद इसको H2SO4 को भी बदलना पड़ता है, क्यों, क्योंकि पहली अभिक्रिया बना H2O, इस H2SO4 को तनु कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, यानी बिल्कुल पानी की भांति बना देता है, इसलिए समय समय बदलते रहते हैं, यानी सतत इथलीकरण क्यों होता है, क्योंकि दूसरी अभिक्रिया बना H2SO4 प्रथम अभिक्रिया से क्रिया कर ईथर बनाता रहता है, इसलिए सतत इथलीकरण रहते हैं। कंप्लीट हो गई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया था अभी यूपी बोर्ड में परसाल, इस सतत इथलीकरण द्वारा बनाइए, इस साल नहीं 2018 में। कंप्लीट, आगे देखें, एक अभिक्रिया है विलियम संश्लेषण, ठीक, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहलाती है। विलियम संश्लेषण में होता क्या है, एच बोलते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया का होता है कि यह एक प्रकार की ईथर बनाने की बिल्कुल सामान्य विधि बोलते हैं। कैसी विधि है, सामान्य विधि है, ईथर बनाने की कैसी विधि है, सामान्य विधि। सामान्य विधि के साथ साथ इससे सममित और असममित दोनों प्रकार की ईथर आप बना सकते हैं बिल्कुल आराम से, ऐसी विधि है विलियम संश्लेषण। जबकि हमारे टॉपिक क्या है, ओनली डाई एथिल ईथर, हमें ओनली सममित ईथर से मतलब है, ना कि असममित ईथर, यानी सिमेट्रिक से नहीं मतलब, सिमेट्रिक से मतलब है, अनसिमेट्रिक से मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान दें। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है जब एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड मतलब X, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, एल्क ऑक्साइड मतलब एल्किल के साथ ऑक्सीजन परमाणु योग करता है, तब वो सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है। तो विलियम क्या होता है, एक प्रकार की सामान्य विधि है, इसमें सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार की ईथर बनाए जाते हैं। एल्किल हैलाइड या सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करता है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सोडियम और हेलोजन परमाणु अलग होकर क्या बनाएगा, सोडियम हैलाइड, और बचेगा क्या ROR, देखो ये बन गया आपका ईथर, क्योंकि हमने आपको परिभाषा बताई कि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संरचनाएं एल्किल समूह समान हो चाहे भिन्न हो, वो ईथर कहलाता है। उदाहरण में यदि हम आपको बता लें इसको, तो इस R की जगह पर आप C2H5 रख लीजिए,
X की जगह पे आप Br रख दीजिए, वो क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड। इस तरह का NaO। अब R की जगह पर आपको चाहिए क्या, आपकी डाइएथिल चल रहा है तो एथिल ग्रुप ही लेंगे हम, क्या लेंगे एथिल ग्रुप C2H5। क्वेश्चन किया हमने तो क्या होगा Na और Br कंप्लीट होगा तो NaBr बना क्या, बचा क्या C2H5 O C2H5 C2H5 सिंगल C2H5 डाई एथिल ईथर। ठीक कंप्लीट बात हो गई। ये थी विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया। अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज और देख लें जिससे कंप्लीट हुआ, बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं चलाएंगे इसकी। तो थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज और देख लें नीचे थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी आप जानते हैं भौतिक गुण बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको भौतिक गुण। भौतिक गुण पहली तो यदि बात करें हम तो जल में कैसा होता है, आविलेय होता है सभी। कैसा होता है जल में आविलेय। सेकंड यदि बात करूं तो वायु के संपर्क में जैसे ही ईथर आता है या डाइएथिल ईथर आता है वो विस्फोटक पदार्थ बना लेता है, इतना ध्यान देगा। से थर्ड की बात कर दूं, पहला तो बताया मैंने जल में आविलेय, सेकंड वायु के संपर्क में जैसे ही आता है विस्फोटक पदार्थ बनाता है। थर्ड की बात करूं तो यह क्या होता है, इसका यह रंगहीन होता है और अत्यंत ज्वलनशील तरह होता है, इसलिए ध्यान देना इस बात को। जल में आविलेय, अत्यंत ज्वलनशील, रंगहीन और वायु संपर्क में विस्फोटक पदार्थ बना देता है। ये था मेरा आज का लेक्चर पार्ट 1। आज आपकी क्लास में मैंने ये पढ़ाया। कोई भी एनीथिंग प्रॉब्लम हो आइसोमेरिज में, नोमेनकल्चर में एंड मेथड में, बनाने की विधि में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है कंप्लीट हो गया तो जय हिंद, देखते रहें इसे।